ओके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। मैंने जैसे कहा कि आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इसमें हम लोग अपना पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेंगे और फिर हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत। तो जब मध्यकालीन भारत के इतिहास की स्टार्टिंग देखेंगे तो हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत मानी जाती है 712 एडी से, 712 ईस्वी से। और 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम का भारत आगमन होता है तो उससे हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग शुरू करते हैं, उसको हम लोग देखना है। मोहम्मद बिन कासिम का भारत आगमन। अच्छा, अब मोहम्मद बिन कासिम, इसके बारे में कुछ चीजें जिसे देखें। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले किसके द्वारा आक्रमण किया गया या किसने भारत में सबसे पहले इन्वेड किया। तो अरबों ने इन्वेड किया। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था, अरब का निवासी था, और इसने सबसे पहले भारत में आकर के अपना आक्रमण किया, इन्वेड किया। किस क्षेत्र में ये सबसे पहले इन्वेड करता है? तो हम जानते हैं कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र, वहां से भारत आने के एक ही एंट्री पॉइंट था। नॉर्थ में अगर हम देखें तो हिमालय था, साउथ में अगर हम देखते हैं दक्षिण भारत में तो ओशियन हमको दिखेगा, बंगाली खाड़ी, इंडियन ओशियन, नीचे हिंद महासागर दिखेगा। तो एक ही रास्ता बचता है, वो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। और उस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से होकर के जो मिडिल ईस्ट आप देख बोले, वहां से होकर के भारत में एक ही एंट्री पॉइंट। तो उसी क्षेत्र से होकर के मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है। और जब आएगा तो हम देखते हैं जो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है ना, वही आपको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पड़ता है। तो वहीं पर उसका एक प्रोविंस है, एक स्टेट है सिंध। तो जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है तो सबसे पहले वो सिंध में अपना आक्रमण करता है और सिंध पर कंट्रोल स्थापित करता है। अच्छा, सिंध से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय सिंध में शासक कौन था। तो सिंध में शासक है दाहिर, जो कि हिंदू शाही वंश का शासक है दाहिर। तो दाहिर से दाहिर की हत्या कर देता है कासिम, और फिर सिंध पर अपना कब्जा कर लेता है। ठीक है, पहली बार यही सिंध में ही मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर स्टार्ट किया गया। जजिया कर क्या था? ये एक धार्मिक कर था जो कि गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। अभी हम देखेंगे कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म का उदय भी हुआ है। तो इस्लाम धर्म पूरे जोर शोर के साथ अपने आप को फैलाना चाह रहा है, अपना अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो इसी एक एक्सपेंशन के साथ ही मोहम्मद बिन कासिम भी भारत आया था, थोड़ा सा धर्म को भी प्रसार करने, कुछ लूटपाट भी करने। यस, तो सिंध में आता है, लूटपाट करता है, वहां पर जजिया कर आरोपित करता है जो कि गैर मुस्लिमों को दिया जा रहा था। इसका सीधा सा मतलब था कि जो भी व्यक्ति इस्लाम धर्म स्वीकार करेगा वो इस तरह से बचेगा, और जो इस्लाम स्वीकार नहीं करेगा उसको ये जजिया धार्मिक कर देना पड़ेगा। बशर्ते मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से लूटपाट करता है, कर वगैरह लगाता है, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर अपॉइंट करता है और वो वापस चला जाता है अपनी कैपिटल। वहां पर जाते ही अल हज्जाज, जो कि वहां का सेनापति हुआ करता था, कमांडर हुआ करता था, अल हज्जाज उस समय तक रिटायर्ड हो चुका था। और जो नया सेनापति आया था, कमांडर आया था, उसने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु की सजा दे दी। ठीक है, कुछ उसके ऊपर ऐसे आरोप लगे जिस कारण से जो नया कमांडर था और जो खलीफा था वो दोनों ही, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के पक्ष में नहीं थे, फेवर में नहीं थे, अगेंस्ट थे, और उसको मृत्यु की सजा दी गई। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में केवल एक ही बार आक्रमण किया है, 712 ईस्वी में पहली बार वो आया, वो उसका अंतिम बार। ठीक है, अब अरबों के बाद जो दूसरा आक्रमण होता है वो होता है तुर्कों के द्वारा। ठीक है, तुर्क से ही एक, तुर्क के ही कुछ ट्राइब्स थे, वो अफगानिस्तान के दक्षिण वाले क्षेत्र में, और उन्हीं में से एक व्यक्ति हुआ करता था अल्तगी, जिसने 933 ईस्वी में गजनी में अपना अपनी डायनेस्टी स्थापित की। ठीक है, गजनवी वंश नाम से, गजनी वंश नाम से उसने गजनी अपनी कैपिटल स्थापित की अफगानिस्तान के क्षेत्र में, जो आज के वर्तमान अफगानिस्तान में है। अल्तगी 933 से 66 तक रहा। उसके बाद तुर्कगीन आया, तुर्कगीन 998 तक रहा, 67 से लेकर 98 तक रहा। और 98 में ही तुर्कगीन का पुत्र, जिसका नाम था महमूद गजनवी, ये महमूद गजनवी 998 में इस गजनी का सम्राट बन गया, इस गजनी का सुल्तान बन गया।
998 में सुल्तान बनता है गजनवी, और 1001 ईस्वी में वो पहली बार भारत पे आक्रमण करता है, इन्वेड करता है। रूट इसका भी वही था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, वहीं से खैबर और बुलंदशहर से होकर के भारत प्रवेश करता है। अच्छा, गजनी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विदेशी आक्रमण करता है जिसने सबसे ज्यादा बार भारत पर आक्रमण किया? तो ये था महमूद गजनवी, जिसने की 17 बार भारत पर आक्रमण किया। यानी 1001 ईस्वी से इसने आक्रमण करना स्टार्ट किया और 1027 ईस्वी तक में इसने 17 बार आक्रमण किया। इन सभी आक्रमणों में से सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो था सोमनाथ का आक्रमण, जो कि 1025 ईस्वी में किया गया। इसका आक्रमण कहलाता है ये, और 1025 ईस्वी में इसने किया। यहाँ से इसको बहुत ज्यादा धन संपदा की प्राप्ति हुई। लगभग कहा जाता है कि 700 मन सोना और 1200 मन के आसपास चांदी इसको प्राप्त हुई। अच्छा, अब गजनवी का, या अगर हम गजनवी देखें या मोहम्मद बिन कासिम देखें, तो इनका उद्देश्य अभी तक भारत में अपना जो राजनीतिक विस्तार है, राजनीतिक विस्तार करना नहीं था। इनका सिर्फ और सिर्फ भारत में उद्देश्य था इन्वेड करके, आक्रमण करके अब भारत की संपत्ति है, जो एक धन संपदा है, इसको प्राप्त करना था। और इसी उद्देश्य के साथ कासिम भी भारत आता है, महमूद गजनवी भी भारत आता है, और वो आकर के भारत को लूटपाट करते हैं, जो धन संपदा है उसको लूटते हैं और वापस आ जाते हैं। ठीक है, इन्होंने अभी तक भारत में अपनी जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो स्थापित नहीं किया, राजनीतिक जो नियंत्रण है वो स्थापित नहीं किया। महमूद गजनवी के अगर कुछ और हम लोग देखिए, इसका एक महत्वपूर्ण आक्रमण तो यही 1025 में सोमनाथ का आक्रमण था। और भी अगर कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट आक्रमण देखें तो इसने मथुरा में भी आक्रमण किया। ठीक है, इसने आपके कालिंजर में भी आक्रमण किया। इस तरीके से लगभग 17 बार इसने आक्रमण किए, और मोस्टली आक्रमण इसके सफल ही रहे। 1027 ईस्वी में इसका जो अंतिम आक्रमण था वो जाटों के विरुद्ध था। उसी के बाद ही तुरंत महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो ना तो अरब और ना ही प्रारंभिक तो ये दोनों ही भारत में अपनी राजनीतिक जो स्टेबिलिटी है वो स्थापित नहीं करता है। फिर हम देखेंगे कि एक और आक्रमण करता है, वो भी मिडिल एशिया से ही भारत आ रहा है, और वो कौन है? वो है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी कहाँ का था? तो ये भी गौर वंश का ही शासक था। गौर वंश क्या है? एक्चुअली मुझे गौर वंश के जो शासक थे, प्रारंभिक जो रूलर्स थे, ये तुर्क से ही मिडिल एशिया में आकर के स्थापित हुए थे, और मिडिल एशिया में इन्होंने गौर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो गौर को इन्होंने राजधानी बनाई, गौर का ही शासक गौरी के भाई। तो अब वहां का जो शासक है जिसका नाम है मोहम्मद गौरी, वो भारत की ओर वो भी आकर्षित होता है, भारत के इस धन संपदा के बारे में सुन करके, और वो भी उसी क्षेत्र से होकर के उत्तर पश्चिमी जो फ्रंटियर रीजन है वहां से होकर के जो मोहम्मद गौरी है वो भी भारत में प्रवेश करता है। अब मोहम्मद गौरी जब भारत आएगा तो इसके हम लोग कुछ प्रारंभिक आक्रमण देखेंगे। सबसे पहले कहाँ पर इसने युद्ध किया, तो हम देखते हैं कि इसका एक माउंट आबू का जो युद्ध है, जो कि भीमदेव सेकंड के साथ लड़ा गया, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। 1977 में इसने माउंट आबू को युद्ध लड़ता है। माउंट आबू के युद्ध में इसको भीमसेन द्वितीय के साथ इसका युद्ध हो रहा है। उस वक्त अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध देखें माउंट आबू के युद्ध के बाद, तो वो होता है इसका तराइन का युद्ध। तराइन का फर्स्ट वॉर ऑफ तराइन कब हो रहा है? 1191। वो 1170 था, ये 1191। 1170 में माउंट आबू का युद्ध लड़ा इसने, 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा। की बात यह है कि दिल्ली सल्तनत की एक ही क्लास आज मिली हुई है इस शेड्यूल में, चूंकि देख रहे हैं आप लोग 2 महीने से क्लासें चली नहीं, तो अब जो क्लासें स्टार्ट की गई है, रिज्यूम हुई है, तो उसमें यही जो पिछली जो चीजें हैं उसको आपको तेजी के साथ आपको डिस्कस करना है। तो इसलिए पूरे दिल्ली सल्तनत की आज एक ही क्लास मिली है, तो हमें बहुत ही तेजी के साथ सब कुछ एक क्लास में सब कुछ ना पढ़ा नहीं सकता। तो इस एक क्लास में मैं आपको केवल एक बड़ी बड़ी ओवरव्यू में आपको जानकारी दे दूंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ ये चीजें, ये घटनाएं घटी हैं। भविष्य में अगर समय मिलेगा, कोई क्लास अगर खाली है तो उसमें डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो हम देखेंगे कि मोहम्मद गौरी का सबसे महत्वपूर्ण जिसे आक्रमण कह सकते हैं, महत्वपूर्ण युद्ध कह सकते हैं, तो है 1191 में हुआ तराइन। तो इस तराइन युद्ध में इसका युद्ध किसके साथ हुआ? तो हम देखेंगे कि इस समय दिल्ली में शासन, दिल्ली और अजमेर क्षेत्र में शासन था चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान का। तो 1191 में फर्स्ट वॉर ऑफ तराइन होता है,
और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को पराजित कर देता है। मोहम्मद गौरी वापस जाता है अपने राजधानी में, गौर में, ठीक है, और वहां जाकर 1 साल फिर से पूरी तैयारी करता है युद्ध की, और 1105 ईस्वी में मोहम्मद गौरी वापस से आता है और पृथ्वीराज चौहान इसका युद्ध करता है। इस युद्ध में फाइनली मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है, उसको बंधक बना लिया जाता है और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें खुलवा दी। 1192 के बाद अगला इंपॉर्टेंट युद्ध है चंदावल का युद्ध, और इस चंदावल के युद्ध में इसका सामना हुआ जयचंद के साथ, जो कि कन्नौज का एक गढ़वाल शासक था, गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद। अच्छा, अब चूंकि कन्नौज क्यों इतना महत्व लग रहा था पृथ्वीराज के मोहम्मद गौरी के लिए, तो अगर हम देखें कि जो मोहम्मद गौरी है इसका उद्देश्य गजनवी और काशिम के तरीके से भारत आकर के अब भारत की संपदा को लूट करके वापस आना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य था भारत आकर के और भारत में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना। ठीक है, भारत में आकर के और यहीं पर अपना जो पॉलिटिकल कंट्रोल है उसको, ठीक है, उस उद्देश्य के साथ ही बढ़ा था। तो इसमें देखा कि अगर हम भारत में जाएंगे तो भारत में सबसे पहले दिल्ली और अजमेर की जो दिल्ली है, दिल्ली का शासक ही उत्तर पश्चिमी सीमांत पर अपना नियंत्रण रखना था, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी हुआ करती थी। तो उसने देखा कि अगर मैं जब तक दिल्ली पर अपना कंट्रोल नहीं स्थापित करूंगा तब तक मुझे एंट्री के लिए एक फ्री वे नहीं मिल सकता, वहां पर हमेशा कोई ना कोई अवरोध आता ही रहेगा। तो उस अवरोध को, एंट्री पॉइंट के उस अवरोध को समाप्त करने के लिए, बैरियर को समाप्त करने के लिए सबसे पहले दिल्ली और अजमेर वाले क्षेत्र में कंट्रोल स्थापित करना आवश्यक है। दूसरी चीज, अगर भारत में नियंत्रण स्थापित करना है तो भारत के ट्रेड को अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा, और ट्रेड, भारत उस समय अपने निर्यात के लिए बहुत फेमस ही था, है ना, निर्यात बहुत ज्यादा कर रहा था। अगर हम देखें तो वो अपने कलकत्ता बंदरगाह से निर्यात कर रहा था, जितने पूर्वी देश है, चाइना हो गया, जापान तक का निर्यात कर रहा था, जापान तक सामान भेज रहा था, जो साउथ ईस्ट नेशन है यहाँ सामान भेज रहा था, व्यापार कर रहा था। उसी तरीके से जो गुजरात के बंदरगाह है वहां से वो अफ्रीका, यूरोप, इन देशों का सामान भेज रहा था। तो भारत का जो व्यापार है, इस व्यापार पर अपना नियंत्रण करना बहुत आवश्यक था अगर भारत पर राजनीतिक कंट्रोल बनाना है। तो मोहम्मद गौरी आता है, उसने देखा कि दिल्ली में रह करके ही मैं एक तो जो एंट्री पॉइंट है उसको मैं सेव कर सकता हूँ, दूसरा दिल्ली में बैठ के मैं गुजरात तक एक्सेस कर सकता हूँ, गुजरात जो है, गुजरात का जो वाटर वे है उसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि दिल्ली क्या था, सेंट्रल लोकेशन था। तो आकर के उसको दिल्ली में एक ही उसको समझ में आया कि यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जब तक है तब तक मैं दिल्ली पर अपना शासन नहीं कर सकता, और यही कारण रहा कि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ में 2 बार युद्ध लड़ा, फाइनली दिल्ली से लेकर के अजमेर तक का क्षेत्र इसके नियंत्रण में आ गया। अगला इसमें टारगेट देखा कि जो कन्नौज है, क्योंकि कन्नौज पर अगर जो भी शासक का नियंत्रण हो जाएगा वो बंगाल के एक्सक्लूसिव बना लेगा, बंगाल तक एक्सेस करने लगेगा। तो उसने अगला टारगेट सेट किया कन्नौज, कि कन्नौज में बैठ करके, और चूंकि कन्नौज फिर और ज्यादा सेंटर पे आ जाएगा, तो कन्नौज में बैठ करके एक तरफ जहां गुजरात भी हम देख सकते हैं, दूसरी तरफ हम बंगाल देख सकते हैं, और तीसरी तरफ दिल्ली पर भी निगरानी कर सकते हैं। तो इसीलिए कन्नौज भी जो है वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रखता था, और यही कारण रहा कि कन्नौज पर कंट्रोल करने के लिए गौरी का सामना होता है जयचंद के साथ। फाइनली जयचंद पराजित होता है, मोहम्मद गौरी का कंट्रोल कन्नौज में भी हो जाता है, और अब मोहम्मद गौरी ने पहली बार किसी इन्वेडर ने, किसी आक्रमणकर्ता ने भारत में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना शुरू किया, या पॉलिटिकल से कंट्रोल बना लिया। चंदावल के युद्ध के बाद ही मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर अपना एक प्रतिनिधि, एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया, और उस रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उसने अपना एक गुलाम, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसको अपॉइंट करके और ये वापस अपनी राजधानी गौर चला जाता है। यहाँ पर मोहम्मद गौरी के बिहार पर कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा है, या एक तरीके से देख रेख कर रहा है गौरी के शासन। 1196 में ही गौर में ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हुई तो अब इसका कुछ समय के बाद इसका जो पुत्र है, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके पुत्र के प्रति अपनी आस्था प्रकट करना है, इसके पुत्र को जो भी नजराना वगैरह वो सब कर रहा है। लेकिन 1206 आते आते
कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरी तरीके से मोहम्मद गौरी और उसके जो वंशज हैं, उसका जो पुत्र है, उसके प्रति अपनी आस्था को समाप्त कर दिया और 1206 में इसने एक नए एक अपने खुद के एक वंश की स्थापना की। एक इसने सल्तनत एक डायनेस्टी की स्थापना की और यहीं से प्रारंभ हो जाता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो समय तक मोहम्मद गौरी के पुत्र के प्रति वो वफादार रहा कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन 1206 में इसने गौर वंश के प्रति अपनी निष्ठा को त्याग दिया और एक स्वतंत्र डायनेस्टी, एक फ्री डायनेस्टी की इसने स्थापना कर ली और उसी डायनेस्टी को हम कहेंगे ममलूक वंश या गुलाम वंश। क्यों ममलूक वंश क्यों कहेंगे? क्योंकि तुर्की लैंग्वेज में गुलाम को कहते हैं ममलूक, और ये था गौरी का गुलाम। ठीक है, ठीक? तो भारत में एक डायनेस्टी की स्थापना हुई और उस डायनेस्टी को कहा जाएगा गुलाम वंश। इसे गुलाम वंश को ही ममलूक वंश बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको हमने गुलाम वंश क्यों कहा? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? ये है मोहम्मद गौरी का एक गुलाम है, स्लेव था। अच्छा, ये जो तुर्क है, इन तुर्कों ने ही ये जो गुलाम है, की जो खरीद फरोख्त जो ट्रेड है, इसको भी व्यवस्थित पहुंचा दिया। गुलामों को ये लोग युद्ध के रूप युद्ध में एक योद्धा के रूप में भी इस्तेमाल करने लग गए थे। तो ऐसे ये गुलाम जो कि मोहम्मद गौरी के काफी करीब था। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश का संस्थापक बता देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इस गुलाम वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत, तो इस पूरी जो डायनेस्टी पूरा पीरियड है इसको लोग दिल्ली सल्तनत क्यों कहा? क्योंकि इसके जितने भी पूरे इस कालक्रम में शासक आए, उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया दिल्ली के ही आसपास के क्षेत्र पर। दिल्ली से इन लोगों ने बाहर अपना शासन नहीं स्थापित किया, केवल दिल्ली की ही आसपास के क्षेत्र पर ये केवल सेंट्रलाइज होकर के रह गए। इसलिए इस पूरी डायनेस्टी को हमने नाम दिया दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के बाद हम देखते हैं कि आ जाएंगे मुगल काल स्टार्ट हो जाएगा। ये मुगल वंश की स्थापना होती है। मुगल वंश के जो शासक थे उन्होंने अपने आप को सिर्फ दिल्ली तक ही केंद्रित न रख करके ये दिल्ली से बाहर भी निकले और पूरे भारत पर इन्होंने अपना कंट्रोल स्थापित किया। इसलिए उस वंश को हम कहते हैं मुगल वंश, और इसको हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। तो हम थोड़ा सा यहाँ सम्राट टॉपिक स्टार्ट होता है और देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत क्यों आया। दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत देखेंगे कि कब से कब तक, तो 1206 एडी से स्टार्ट हुआ दिल्ली सल्तनत। मैंने बताया आपको कि जब से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने एक फ्री डायनेस्टी की स्थापना की, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और एक नए वंश गुलाम वंश की स्थापना की, वहीं से हम मानते हैं दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। तो 1206 एडी से लेकर के और 1526 एडी तक दिल्ली सल्तनत चलता है। 1526 ईस्वी में हम देखेंगे कि जो बाबर है, बाबर भारत आता है। इस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था इब्राहिम लोदी। इस इब्राहिम लोदी को पराजित करता है और पराजित करके वो एक नए वंश की स्थापना करता है। नया वंश कौन सा था? मुगल वंश। तो हम देखेंगे 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक, यानी कि 320 वर्ष, 320 वर्ष तक चला दिल्ली सल्तनत। तो आपसे ये भी डायरेक्ट पूछ लिया था कई बार कि दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड रहा, जो टर्म रहा, कितने वर्षों तक था? तो 320 वर्षों तक। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन सी डायनेस्टी आई। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखिए पहली डायनेस्टी है गुलाम वंश। गुलाम वंश, किसी गुलाम वंश को बोल देते हैं ममलूक वंश। ठीक है, ये डायनेस्टी। दूसरा गुलाम वंश के बाद आ जाता है, गुलाम वंश का पीरियड देख लेते हैं। तो 1206 ईस्वी से लेकर के और ये चला था 1290, 1206 से लेकर के 1290 तक चला गुलाम वंश। अब गुलाम वंश के बाद अगला हम देखेंगे, अगला आता है खिलजी वंश।
खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश 1290 से लेकर के और 1320 से लेकर 1290 में शुरुआत हुआ। जलालुद्दीन खिलजी का संस्थापक था। उसके बाद दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है। तो इसका मुख्य जो खिलजी वंश का मुख्य जो शासक माना जाता है वो है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 से लेकर के और 1316 तक 20 वर्षों तक इसने शासन किया। तो दूसरा वंश हो गया खिलजी वंश, ये दिल्ली सल्तनत के अंदर अंतर्गत एक डायनेस्टी है। तो गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया। तीसरा हो गया तुगलक वंश। तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी 1320 में स्टार्ट होगी और 1414 तक, 1300 में तुगलक वंश है, ये 1320 से लेकर 1412 तक चलता है। लेकिन 2 साल का जो समय है इसका कोई भी वंश शासन में नहीं था। तो 1412 से लेकर के 1414 तक इफेक्टिव आ गया था। लेकिन फिर भी तुगलक वंश के ही कुछ जो अंतिम जो वंशज थे, उनके जो लास्ट जो शासक वगैरह थे, वो इसी तरीके से चलते रहे 2 साल। फिर इसके बाद 1414 तक देख लेते हैं, क्योंकि 1414 में ही एक नए वंश की स्थापना होती है, वो है सैयद वंश। तो सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में होगी और 1414 से लेकर के चलेगा 1451 तक। 1414 से लेकर के 1451 या 1450 के अंदर चलता है सैयद वंश। और फिर उसके बाद आता है, इसके बाद लोधी वंश। लोधी वंश ये आएगा 1451 से लेकर के और 1590 से, ठीक है, 1451 से लेकर 1590 तक लोधी वंश का चला। लोधी वंश के संस्थापक बहलूल लोधी, फिर सिकंदर लोधी आएगा और अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी। तो आपको याद रखना है कि जो दिल्ली सल्तनत है इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो 1200 में स्थापना हुई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और 1520 में समाप्त हुआ इब्राहिम लोधी की मृत्यु के साथ। बाबर ने जो पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ उसमें इब्राहिम लोधी को पराजित करके उसकी हत्या कर दी और इस तरीके से जो लोधी वंश है वो समाप्त हुआ और लोधी वंश समाप्त होकर पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। तो ये हम लोग डायनेस्टी की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? देखें कौन कौन करेक्ट है अभी। ओके, देखिए काफी लंबे अरसे के बाद क्लास स्टार्ट हुई है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी रिदम में आने में समय लगेगा। हो सकता है हम लोग नेक्स्ट वीक से हम लोग ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो भी आप लोगों के डाउट होंगे वहाँ पर क्लियर कर दिएंगे। वहाँ पर आप लोग क्लास के बाद आप लोग मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल आज जो है चूंकि 1 घंटे में पूरा कुछ खत्म करना है, थोड़ा सा बड़ी तेजी के साथ, तो उसको आप लोग वही नहीं करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश या ममलूक। आप लोग साथ में ही नोट करते हुए चला करिए, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ साथ में आप लोग नोट कर लिया करिए। इंतजार मत किया करिए सब पढ़ाने के बाद समय देंगे तब हम नोट करेंगे। तो इस समय देने का बिल्कुल भी वक्त है नहीं कि आप लोगों को लिखने के लिए मैं थोड़ी देर रुकूं। तो आप लोग साथ साथ में लिखते हुए रखना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुलाम वंश। गुलाम वंश हो गया कुतुबुद्दीन। कुछ चीजें देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद घोरी का भी स्लेव था, दास था, और जो कि इसने भी डायनेस्टी की स्थापना की। इसी कारण से नाम में पड़ गया गुलाम वंश। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की ख्वाहिश पूर्ण नहीं की। इसने सिर्फ सिपह सलार की ख्वाहिश लड़ी, सिपह सलार का कमांडर। इसने अपने आप को गौरवस्व कमांडर कहा और उस कमांडर की ही हैसियत से इसने गुलाम वंश की स्थापना की और उसका शासन किया।
मतलब कि कभी भी इसने सुल्तान के पाई धारण नहीं की। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि गुलाम अहमद संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने कभी भी सुल्तान के पाई धारण नहीं की। ये सिर्फ सिकंदर की बाजी के साथ ही ये शासन करता। इसने अपनी जो राजधानी है पहला चीज, इसने सिकंदर के पाई कमांड रखी। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसने अपनी जो राजधानी है वो लाहौर को, इसने अभी दिल्ली को भी राजधानी बनाया, लाहौर को बनाने का कारण क्या है? क्योंकि ये जो मध्य एशिया है उसके साथ भी संपर्क बनाकर रखना चाहता था। तो इसने लाहौर को चुना ताकि लाहौर में रहकर के मध्य एशिया के भी टच में रहेगा और इधर वो दिल्ली के भी टच में रहेगा। यही कारण इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। तीसरा पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना जो इसने अपने नाम की कभी भी सिक्के नहीं चलाए। इसने जो खुतबा पढ़वाया उसमें भी इसने मोहम्मद गौरी का नहीं नाम शामिल किया, क्योंकि इसने कभी भी अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वाया। ठीक है, फिर इसने मोहम्मद गौरी का जिक्र किया। ओके, तो ना तो इसने कभी अपने सिक्के चलवाए और ना ही अपने नाम के खुतबे चलाए। अगला पॉइंट से लिख लीजिए, ऐसा लिखिए, गौरी को सुल्तान के पद की मान्यता प्राप्त नहीं थी। गौरी को सुल्तान के पद की मान्यता प्राप्त नहीं थी। ठीक है, और यही कारण है कि बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं मानते। वो कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तविक संस्थापक नहीं था, वो सिर्फ उसने उसने अपने आप को हमेशा ही गौरी का एक प्रतिनिधि माना, एक रिप्रेजेंटेटिव माना और उस प्रतिनिधि के तौर पर उसने शासन किया। 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, लाहौर में उसको दफना दिया जाता है। और 1210 एक दो चीजें देख लें। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जैसे कि कुव्वत और इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करा दिल्ली में। कहा जाता है कि लगभग 50 के आसपास चैनल हिंदू मंदिरों को करके उसकी ही जो शेष थे उनसे ही कुव्वत और इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया दिल्ली में। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार की ही स्थापना का कार्य प्रारंभ कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार की स्थापना का प्रारंभ कराया गया। ये हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखें इल्तुतमिश, इल्तुतमिश देखिए इल्तुतमिश है 1210 ईस्वी में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के शासक बनता है। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात में शासक बनता है। दूसरा चीज हम इसमें देखें कि जो इल्तुतमिश है ये इस कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था, लेकिन कुछ समय के बाद भी इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री के साथ विवाह कर लिया। इस कारण हम इल्तुतमिश को दास का दास कहते हैं। इल्तुतमिश को क्या कहेंगे हम? दास का दास, यानी कि दास कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया गौरी का दास और इल्तुतमिश का दास, ये दास का दास है। लेकिन इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ये तो संस्थापक है, लेकिन सही मायने में जो हम कहते हैं कि जिसने दिल्ली सल्तनत को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर दिया, मजबूत कर दिया, वो है इल्तुतमिश। तो हम इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कह सकते हैं। इल्तुतमिश को हम दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश ही पहला दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है जिसने सुल्तान के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो कभी भी सुल्तान की पाई धारण नहीं की, लेकिन इल्तुतमिश ही पहला ऐसा शासक है जिसने सुल्तान की पाई धारण की। तो आप ये पूछ सकता है कि बताइए दास का दास किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा शासक है जिसने पहली बार सुल्तान की पाई धारण की? इल्तुतमिश। तीसरा पॉइंट, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। एक और हम इसमें पॉइंट नोट कर सकते हैं, इल्तुतमिश ने ही पहली बार दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी है उसे लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। ये भी आप लोग पॉइंट कर लीजिए। इल्तुतमिश ने राजधानी का स्थानांतरण, जो मैं बोलता जाऊं उसको तुरंत लिखते जाएगा क्योंकि मैं लिखूंगा समय वेस्ट होगा। ठीक है, तो उस कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें कवर करनी है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुरंत आप लिख दें। देखिए अगला पॉइंट, इल्तुतमिश ने राजधानी का स्थानांतरण लाहौर से दिल्ली किया। लाहौर से दिल्ली। अगला पॉइंट,
इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने अपने अपने सिक्के भी जारी किए। इल्तुतमिश ने अपने सिक्के भी जारी किए। एक यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देने योग्य है, जो मोहम्मद गौरी है, इसके जो सिक्के थे, इसके सिक्कों में गॉडेस लक्ष्मी की जो फोटो वो भी बनी, जो लक्ष्मी है, धन की देवी लक्ष्मी, उसकी भी फोटो मिंट होती थी इसके सिक्कों में, मोहम्मद गौरी के। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी काफी समय तक वही सिक्के चलाता था, जिसमें एक तरफ लक्ष्मी और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी के बारे में लिखा हुआ था। तो ऐसे सिक्के चलाए मोहम्मद गौरी ने, और यही कुतुबुद्दीन ऐबक भी चलाता था, इसने अपने स्टैंड पे सिक्के चलाए। ठीक है, इस समय पर कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी समय पर दो तरीके के सिक्के चल रहे थे, एक टंका और दूसरा जीतल। जो टंका होता था वो चांदी का सिक्का होता था, और जीतल कॉपर का सिक्का होता था। इसको भी नोट डाल कर लिख लीजिए, गौरी तथा ऐबक के समय में टंका जीतल चलते थे। टंका और जीतल चलते थे। टंका सिल्वर वाला होता था, और जीतल कॉपर का। गौरी टंका सिल्वर का और जीतल कॉपर का। ठीक है, इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से इसने अपने यानी एक तरीके से आप बिल्कुल सही कंफर्म किया कि इल्तुतमिश ही यानी बिल्कुल से एक सिस्टम के तौर पर सुल्तान बन गया। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद हेतु वैधानिकता भी प्राप्त कर ली। अपने नाम के सिक्के भी अपना जो है सिक्के भी अपने कैपिटल में चलाए। इसने अपने नाम पर खुतबा ही पढ़वाया, ये भी लिख लीजिए पॉइंट। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी अपने नाम पर खुतबा नहीं पढ़वाया, यानी खुतबा में जो शासक होता था उसका भी नाम लिया था। जब वो नमाज वगैरह होती है तो उसमें खुतबा पढ़ा जाता है, तो उसमें जो शासक होता है उसका भी नाम लिया जाता है उस दौरान। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी अपना नाम नहीं उसमें शामिल किया, उसने हमेशा मोहम्मद गौरी का नाम शामिल किया। बट इल्तुतमिश ने अपने नाम पर खुतबा पढ़वाया। ठीक है, पूरी तरीके से इल्तुतमिश ने अब जो गौर वंश है उससे बिल्कुल संबंध समाप्त कर दिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, लाहौर से दिल्ली की राजधानी का तुरंत स्थानांतरण किया। दिल्ली को ही केंद्र बना करके अब इसने पूरा जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्रारंभ कर दिया। सिक्के जारी किए, खुतबे में अपना नाम पढ़वाया। ओके, खलीफा से अपने पद की वैधानिकता प्राप्त कर ली। और एक अच्छा इल्तुतमिश समय की एक और महत्वपूर्ण घटना है, वो है इसने 40 सरदारों का एक गुट बनाया। इल्तुतमिश ने ही लिख लीजिए, इल्तुतमिश ने ही इल्तुतमिश ने ही 40 सरदारों इल्तुतमिश ने ही 40 सरदारों का एक गुट बनाया। इल्तुतमिश ने ही 40 सरदारों का एक गुट बनाया, जिसे जिसे तुर्कान एक शहरगानी कहते हैं। इल्तुतमिश ने ही 40 सरदारों का एक गुट बनाया, 40 सरदार थे उनका एक गुट बनाया, फिर तुर्कान एक शहरगानी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया।
ठीक है। अब देखिए इसके इल्तुतमिश के समय में भी टंका अस्तित्व में था। इल्तुतमिश के समय में भी जो टंका था, जो चांदी का सिक्का होता था, वो भी अस्तित्व में था। और यही जो टंका है, यही आगे चल करके रुपया में कन्वर्ट, फिर टंका ही आगे चल करके रुपया में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। इल्तुतमिश ने पहली बार सैन्य विभाग का गठन किया। इल्तुतमिश ने पहली बार सैन्य विभाग का गठन किया। और इसका एक काम करना, इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करा। एक पॉइंट ये भी समझ कर लो, इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी पूरा करा। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करा। एक पॉइंट और लिखिए। इल्तुतमिश के दरबार में, इल्तुतमिश के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान औफी, इल्तुतमिश के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान औफी निवास करता था, जिसने जीवामी उल हिकामत, जिसने जीवामी उल हिकामत नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लीजिए। इल्तुतमिश के दरबार में ही मिन्हाजुल सिराज, इल्तुतमिश के दरबार में ही मिन्हाजुल सिराज तबकाते नासरी भी निवास करता था। इल्तुतमिश के दरबार में ही मिन्हाजुल सिराज तबकाते नासरी भी निवास करता था। ये भी एक प्रसिद्ध उस समय का, अपने समय का एक प्रसिद्ध विद्वान हुआ करता था, मिन्हाजी सिराज तबकाते नासरी। ठीक है, एक पॉइंट और इसके बारे में याद रखना है कि इल्तुतमिश ने उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है, इसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इल्तुतमिश ने, ये धार्मिक रूप से करता था, इसने उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है, इसको भी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को सबसे पहले किस शासक ने क्षतिग्रस्त किया था? तो इल्तुतमिश ने क्षतिग्रस्त किया। ठीक है, अब देखिए, जो इल्तुतमिश है, इसने अपने अंतिम समय में अपने पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन जो तुर्कान ए चंद्रगान, मैंने आपको बताया था एक संगठन का निर्माण हुआ था तुर्कान ए चंद्रगान, कि ये राजनीति में इनका बहुत ज्यादा कंट्रोल था ना, बहुत ज्यादा ये अपना कंट्रोल रखते थे, अपना हस्तक्षेप रखते थे। तो इस तुर्कान ए चंद्रगानी के हस्तक्षेप के कारण रशिया सुल्तान, चूंकि वो जो तुर्कान ए चंद्रगानी है, वो किसी भी महिला को शासक नहीं बनाना चाहते, इसलिए उन्होंने इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात रजिया सुल्तान को शासक न बना करके इल्तुतमिश के छोटे पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया। तो लिख लीजिए, एक स्टार बना के लिख लीजिए, 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना। 1236 में इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना। रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना, परंतु यह एक अयोग्य शासक था, परंतु यह एक अयोग्य शासक था, परंतु यह एक अयोग्य शासक था। और इस कारण, और इस कारण
शीघ्र ही रजिया, और इस तरह शीघ्र ही रजिया इसे इसे पदभस्त करके, इसे हटाकर शासिका बन गई। शीघ्र ही रजिया इसे पदभस्त करके हटाकर बन गई। ठीक, अब रजिया सुल्तान को अगर हम देखें तो जो रजिया है 1236 में रजिया शासिका बनी और 1240 के भीतर इस शासिका रही है। ये 1200 करते हुए उस समय के इसका पुत्र फिरोज बना शासक, लेकिन चूंकि अयोग्य था इस कारण जागीरदार थे जो बड़े जो अपना बहुत ज्यादा प्रभुत्व रखते थे, उन सभी ने सरदारों ने मिल करके रुकनंदिन फिरोज को हटवाया और रजिया सुल्तान को शासक बनाया। तो रजिया सुल्तान 1230 से 40 तक शासिका रही। ये अगर आपसे एग्जाम में पूछा आता है भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, तो भी आप बताएंगे रजिया सुल्तान। एकमात्र महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। ठीक है, तो पूरे दिल्ली सुल्तान की एकमात्र, यहाँ तक कि पूरे मुगल काल की एकमात्र महिला शासिका रही रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से 1240 तक एक दिल्ली सत्ता की शासिका के रूप में काम किया। लेकिन जो रजिया सुल्तान है जो तो थी, ठीक है, लेकिन ये जब दरबार में आती थी तो ये महिलाओं के जैसे वस्त्र नहीं पहनती, ये पुरुषों की तरह वस्त्र धारण करती थी, ये उस तरीके से टोपी लगा के आती थी। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सरदार है, जो तुर्की चंद्रगानी के जो सदस्य हैं, ऐसा कोई पसंद नहीं आ रही थी। और इस कारण जो विरोध है ये हो गया तुर्की चंद्रगानियों के साथ। इसकी एक रजिया की एक कवि ये भी रही, इसने कभी भी तुर्कान चंद्रगानी को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। और इस तुर्कान चंद्रगानी का एक मुख्य सदस्य भी था बलवान। ये बलवान रजिया सुल्तान का घोर विरोधी था। रजिया सुल्तान का रजिया ने रजिया ने एल्गिन रजिया ने एल्गिन को रजिया ने एल्गिन को अमीर इफ्तिकार के पद पर आसीन किया। रजिया ने एल्गिन को अमीर इफ्तिकार के पद पर नियुक्त किया तथा उसकी सहायता से अपने आप को सुदृढ़ करने लगी तथा उसकी सहायता से एल्गिन की सहायता से स्वयं को अपने आप को शासन में सुदृढ़ शीघ्र ही रजिया ने शीघ्र ही रजिया ने शीघ्र ही रजिया ने अल्तूनिया के शासक से विवाह कर लिया। सॉरी, शीघ्र ही रजिया ने अल्तूनिया 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 ही नाम है। शीघ्र ही रजिया ने अल्तूनिया के साथ विवाह कर लिया। शीघ्र ही रजिया ने अल्तूनिया के साथ विवाह कर लिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ कि इसी समय मैंने आपको बताया कि जो तुर्क चंद्रगानी है और साथ में सरदार है वो सब रजिया का विरोध कर रहे थे, तो इसलिए वो सब रजिया को पदवी से हटाना चाहते थे। और इसी इन्हीं परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए और अपने आप को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर मजबूत करने की सुदृढ़ करने के लिए उसने एक तो एल्गिन का साथ लिया और उसने उसमें सेना के ऊंचे पद पर बैठा दिया। दूसरी ओर उसने अल्तुमिया के साथ विवाह किया और अल्तुमिया और इसकी सामूहिक सेना, रजिया की और अल्तुमिया की सामूहिक सेना, वो दोनों ही दिल्ली की ओर बढ़ी और दिल्ली पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे। पर वहां पर उनका सामना होता है बहराम शाह और बहराम शाह की सेना ने सामूहिक सेना को पराजित कर दिया। जब पराजित कर दिया तो अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों ही दिल्ली से निकल करके पंजाब की ओर जा रहे थे। वही रास्ते में कैथल नामक स्थान पर इन दोनों की हत्या कर दिया। इस तरीके से 1240 में रजिया सुल्ताना की हत्या हो गई और
उसकी हत्या होते ही अब फिर से जो गद्दी है वो खाली हो गई। और इस कारण हम देखते हैं कि अगला जो शासक है वो बनता है बरहाम शाह। ठीक है, तो नेक्स्ट शासक लिख लीजिए बरहाम शाह। कब से कब तक रहा? 1240 से 1242 तक रहा। बहुत ज्यादा इसका कोई कार्यकाल है नहीं, बहुत ज्यादा उत्पत्ति है नहीं बरहाम शाह की। ठीक है, बस हाँ एक मुख्य इसके समय की पूछ के आता है आपसे कि नायब का पद का सृजन किसने किया, तो आपको ध्यान देना है बरहम शाह ने, जो कि 1240 से 42 तक गुलामों का शासक था। तो पॉइंट आगे लिख लीजिए, इसके समय की मुख्य उपलब्धि नायब के पद का सृजन करना था। नायब, इसके समय की मुख्य उपलब्धि नायब के पद का सृजन करना था। ठीक है, और इसने नायब के पद पर, इसने नायब के पद पर, इसके समय की मुख्य उपलब्धि नायब का पद था और इसने नायब के पद पर एल्गीन, वही एल्गीन जिसको रजिया सुल्तान ने सेना का हेड बनाया था। ठीक है, उसी एल्गीन को जिसको रजिया सुल्तान ने क्या किया था, मीर शिकार के पद पर बैठाया था, उसी एल्गीन को ही बरहम शाह ने नायब के पद पर बैठाया। ठीक है, अब ये जो बरहम शाही क्या करता था, अपने दरवाजे पर यानी अपनी प्रभुसत्ता को दिखाने के लिए अपने दरवाजे पर ये हाथी बांधता था, नगाड़े बजवाता था। तो अपनी एक तरीके से अपनी प्रभुसत्ता को दिखाने के लिए, है ना, अपने पावर को दिखाने के लिए ये, तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए, बरहम शाह ने ही अपने दरवाजे पर हाथी बांधना तथा नगाड़ा बजवाना की प्रथा प्रारंभ की। बरहम शाह ने अपने दरवाजे पर हाथी बांधने तथा नगाड़ा बनवाने की प्रथा आरंभ की। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्ट एक्चुअली आपसे पूछे जाने वाले हैं। बरहम शाह ने ही अपने दरवाजे पर हाथी बांधना तथा नगाड़ा बजवाने की प्रथा प्रारंभ की। जो कि जो कि जो कि स्वतंत्रता का घोषक होता था, जो कि स्वतंत्रता का घोषक होता था। ठीक है, अगला शासक बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। देखिए 42 में ही बरहम शाह की भी हत्या कर दी जाती है और अगला शासक 1242 में बन रहा है अलाउद्दीन मसूद शाह। अभी हम लोग सिर्फ एक क्रम से पूरे शासक देख ले रहे हैं, इतना ही समय है, हम पूरे क्रम से शासक देख ले, उनके मेन पॉइंट हम लोग पॉइंट लिखे, तो वो आप लोग लिखते हुए चलिए। कभी भविष्य में समय मिलेगा तो मैं डिटेल से हर एक शासक को मैं बहुत डिटेल से बात करूंगा। तो अभी इतना समय है नहीं, इसलिए आप क्रम से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं शासक लिखवा दूं, उनका समय लिखवा दूं, कब वो शासक बने, और कुछ मेन मेन उनके एक दो पॉइंट लिखवा दूं। तो अगला जो शासक है वो है अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि 1242 से 46 तक शासक रहा। देख लीजिए 1242 से 1246, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46। लिख लीजिए, इसके समय में शासन की संपूर्ण शक्ति नायक के हाथों में केंद्रित हो गई। इसके समय में शासन की संपूर्ण शक्ति नायक, जो नायक का पद इसने गठित किया था, इससे पहले बरहम शाह ने एल्गिन को बैठाया था, तो उसी पद, वही जो पद है वो मजबूत हो गया। जैसा मराठों के समय में देखेंगे कि छत्रपति ने पद का सृजन किया पेशवा का, और पेशवा बहुत मजबूत हो गया, वैसे ही इस समय नायक का पद बहुत मजबूत हो गया था। तो इसके समय में नायक का पद या तो शासन की संपूर्ण शक्ति नायक के हाथों में केंद्रित हो गई। ठीक है, बहुत जल्द ही अलाउद्दीन मशहूर शाह की भी मृत्यु हो गई और उसके तुरंत बाद अगला शासक बनता है 1240 में नासरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट लिख लीजिए अगला शासक नासरुद्दीन महमूद। देखिए 42 से 46 तक अलाउद्दीन मशहूर शाह था, 46 में नासरुद्दीन महमूद होता था, 46 लेकर के 66 तक 20 सालों तक नासरुद्दीन महमूद शासक रहा। देखिए नासरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर के 1266 तक।
ठीक है। अब देखिए जो नासरुद्दीन महमूद है इसके समय की कोई बहुत विशेष राजनीतिक हम कहते हैं कि उपलब्धि नहीं रही है ना। इसके समय में कोई बहुत महत्वपूर्ण ना तो राजनीतिक उपलब्धि ना ही कोई अन्य उपलब्धि थी। जो नासरुद्दीन महमूद है बहुत सिंपल व्यक्ति था, थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ठीक है, पूरे समय ये कुरान पढ़ने में बिताता था, पूरा समय कुरान पढ़ता रहता था। अपने स्वयं के खर्च के लिए ये कभी राष्ट्रों से पैसे भी नहीं लेता था। उसके लिए क्या करता था, कुरान की कुछ कॉपियां बनाता था, हैंड रिटन कुछ कुरान की आयतें लिखता था या फिर कुछ कॉपीज बनाता था, उनको सेल करता था। खाली समय में टोपियां बनाता था, ऐसा कहा जाता है कि टोपियां बनाता था, खाली समय में टोपियां बनाता था, कुरान की कॉपीज तैयार करता था और उनको सेल करके उनको बेच करके जो भी उससे प्रॉफिट होता था उससे ये अपने डेली बेसिस के जो भी खर्च है उन खर्चों को निकालता था, उन खर्चों का वहन करता था। तो नासरुद्दीन महमूद शाह के बारे में हमने देख लिया, 1246 से 66 तक रहा। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, राजनीति में बहुत ज्यादा इसका कोई योगदान नहीं रहा। इसके पूरे शासनकाल के दौरान बलबन नायक के पद पर तैनात था। मैंने आपको बताया नायक बहुत ही शक्तिशाली पद हो चुका था और इसके पूरे दौरान जो बलबन है वो नायक पद पर था। अच्छा, बलबन ने अपने पुत्री का विवाह नसरुद्दीन शाह से कर दिया था, तो बलबन इसका क्या हो गया, शिशुर हो गया। इस कारण से जो बलबन है ये नायक के पद पर पूरे इसके पूरे शासनकाल के दौरान रहा और बलबन धीरे धीरे करके बलबन बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया, बहुत मजबूत हो गया। ठीक है, तो 1246 से 66 तक नासरुद्दीन महमूद शाह रहा। 66 में नासरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु होती है और 66 में ही अगला शासक बलबन बनता है। अच्छा, एक चीज देख लीजिए, नासरुद्दीन महमूद शाह के समय में पॉइंट डाल के लिख लीजिए, नासरुद्दीन महमूद लिख लीजिए। इसके दरबार में नासरुद्दीन महमूद शाह की बात चल रही है, इसके दरबार में इसके दरबार में मिन्हाजुल सिराज निवास करता था। इसके दरबार में मिन्हाजुल सिराज निवास करता था, जिसने तबकात ए नाशरी नासरुद्दीन के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है ये। मिन्हाजुल सिराज निवास करता था जिसने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक की रचना की। ये भी पूछता है तबकात ए नासरी की रचना की थी तो मिन्हाजुल सिराज तबकात ए नासरी की रचना की। ओके, अब ये अगला शासक बलबन। शासन में नासरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु होती है और नेक्स्ट शासक बनता है बलबन। बलबन 1266 से 1286 तक बलबन में 20 साल तक रहा। 20 साल, इससे पहले 20 साल वो नायक के पद पर था, बहुत ज्यादा इसने अपने आंखों में शक्ति केंद्रित कर ली और 66 में जैसे ही नासरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई तो बलबन शासक बन गया 1266 से लेकर के 66। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले जो कार्य किया वो किया तुर्कान ए चंद्रगानी की समाप्ति। क्योंकि ये खुद तुर्कान ए चंद्रगानी की सदस्य था, मैंने आपको बताया कि ये जो है इस दौरान रजिया सुल्तान के दौरान इल्तुतमिश के दौरान ये तुर्कान ए चंद्रगानी से एक बहुत ही शक्तिशाली गुट बन चुका था। तो बलबन भी जानता था कि जब तक तुर्कान ए चंद्रगानी अस्तित्व में रहा तब तक मेरे लिए समस्या क्रिएट हो सकती है, कभी ना कभी तुर्कान ए चंद्रगानी मेरे लिए तक का पलट हो सकता है। तो इसलिए इसने गद्दी पर बैठते ही शासन अपने पास आते ही इसने सबसे पहले तुर्कान ए चंद्रगानी की समाप्ति की। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि तुर्कान ए चंद्रगानी की समाप्ति किस शासक के द्वारा की गई, तो बलबन के द्वारा की गई। देख लीजिए, बलबन ने शासक बनते ही सर्वप्रथम बलबन ने शासक बनते ही सर्वप्रथम तुर्कान ए चंद्रगानी की समाप्ति की। तुर्कान ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट लिखिए, इसने बलबन ने इसने ये अभी तक जो भी शासक आ रहे हैं वो सब रॉयल फैमिली से ही आ रहे हैं, है ना। जो भी लोग में से शासक तो बना उसने अपने आप को खलीफा से अपने पद की यही रीति स्वीकृति वैसा प्राप्त कर ली। फिर ये आ गई है ना कि जितने फिर आ गए है ना, अलाउद्दीन बशीर शाह आ गया, फिर नसरुद्दीन
महमूद आ गया, तो ये सब रॉयल फैमिली से आ रहे हैं। लेकिन जो बलबन है पहली बार ये रॉयल फैमिली के बाहर का था। तो अब चूंकि बलबन रॉयल फैमिली के बाहर का था, तो इसलिए उसको भी अपने पद की वैधानिकता प्राप्त करनी थी, स्वीकृति प्राप्त करनी थी। तो इसलिए बलबन ने अपने पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की। बलबन ने भी अपने पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की। ठीक है, अब देखिए बलबन जानता था कि मैं रॉयल फैमिली का हूँ, इस वजह से कभी ना कभी मेरे विरोध में जो लोग हैं आक्रोशित हो सकते हैं, या मेरा विरोध हो सकता है, मुझे गद्दी और बात छोड़ने के लिए मजबूर भी कर दिया जाए। तो इसने एक कहानी गढ़नी चालू की कि मैं भी यूनान के एक शाही वंश का वंशज हूं। तो इस कहना इसने चालू कर दिया कि मैं भी, मेरे जो पूर्वज थे वो भी एक शाही खानदान से थे। ये इसने कहानी कहनी चालू कर दी, यानी कि ये अपने आप को सिद्ध करना चाहता है कि मैं भी रॉयल गया हूं, मैं भी शाही हूं। साथ ही साथ इसने दो प्रथाएं चालू की, और उन प्रथाओं में एक श्रद्धा और टैबू थी। तो इसने कहा कि जो भी मेरे दरबार में आएगा तो वो सबसे पहले जो राजा है उसको सजदा करेगा, सजदा यानी कि लेट करके प्रणाम करेगा। और पैरोश यानी अगर उसको अपनी बात रखनी है तो उससे पहले शासक के राजा के पैरोश छूना होगा। तो बलबन ने ही सजदा और पैरोश की प्रथा चालू की, यानी कि लेट करके प्रणाम करना राजा को, और पैरों को चूम करके उससे मतलब अपनी जो आस्था है वो प्रकट करने के लिए, उनका सम्मान करना, उनके ऊपर का पैरोश। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि सजदा और पैरोश के साथ की तो बलबन। अब बलबन के साथ एक चीज और कहा जाता है कि बलबन ने लौह एवं वृक्ष की नीति अपनाई। बलबन ने लौह एवं वृक्ष की नीति अपनाई, यानी कि उसने कहा कि जो शासन है वो तलवार के दम पर चल सकता है। लौह की नीति मतलब शासन तलवार के दम पर चल सकता है, और उसने बहुत ज्यादा उसने क्रूरता दिखाई है, बहुत ज्यादा अपने पद को शक्तिशाली करने के लिए इसने क्या किया कि तलवार का इस्तेमाल किया। समझ रहे हैं? मतलब कि अगर कोई भी थोड़ा सा भी इसके विरोध में कोई बातें करता था तो सिर काट दिया जाता था। यानी कि इसने लॉ की नीति के तहत यानी कि शक्तिशाली एक दृढ़ नीति अपनाई। और रक्त की नीति मतलब उसने कहा कि जो भी शासक होगा, जो भी शासक है वो सिर्फ और सिर्फ शाही वंश हो सकता है। तो इसी ने इस पॉइंट पर दिया, और अपने आप को सिद्ध भी करने लग गया, लोगों से कहने लगा कि मैं एक शाही वंश का हूं। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसने लॉ एवं वृत्त की नीति अपनाई, यानी कि इसने कहा कि रॉयल जो ब्लड होगा, जो शाही खून होगा, वही केवल गद्दी के लिए योग्य है। और मैं हूँ रॉयल ब्लड, मैं शाही खून हूँ, इस वजह से मैं शासक बन सकता हूँ। दूसरी चीज, उसने तलवार के दम पर शासन स्थापित करने का प्रयास किया, यानी कि बड़ी ही दृढ़ता के साथ, बहुत ही क्रूरता के साथ उसने जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता था उसको क्रूर से क्रूर सजा दी जाती थी। ठीक है, तो बलबन के बारे में इतने ही लोग लिखते हैं। कुछ और भी है जैसे कि राजत्व का सिद्धांत वगैरह है, तो हम लोग फिर बात करेंगे जब हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करेंगे। हाँ, एक ये पॉइंट हम याद रखने योग्य है कि बलबन ने जो सैनिक हैं उन सैनिकों का बहुत बढ़िया तरीके से प्रबंध किया, यानी कि बिल्कुल से अमेंडमेंट कर दिया, अपनी सेना में सुधार, बहुत सारे सैन्य सुधार किए, सैनिकों को नगद में वेतन देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और अपनी जो सेना है कहा जाता है कि इसने लगभग 3 लाख की सेना इकट्ठा कर ली थी। 3 लाख इसने सेना इकट्ठा की, और उस पूरी सेना के नगद में वेतन देना प्रारंभ कर दिया। अभी तक वेतन नगद में न दिया जाता था, वेतन को क्या किया जाता था कि जमीनें दे दी गई है ना, कहीं का राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन बलबन ने पहली बार सेना को नगद वेतन देना चालू किया, और साथ ही साथ जो सेना है उस सेना का में सुधार किया, बहुत सारे सैन्य सुधार किए गए। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कुछ, हाँ, एक चीज याद आ गया, इसने नवरोज का त्योहार भी इसने मनाना स्टार्ट किया। एक पाषाण फेस्टिवल हुआ करता था नवरोज, तो इसने नवरोज का त्योहार भी मनाना प्रारंभ किया। बलबन ने अपने दरबार में, पाषाण एक फेस्टिवल था, तो इस बात को भी नोट कर लेना कि बलबन ने अपने दरबार में नवरोज, ब्रैकेट में लिख लेना, वार्षिक त्योहार,
बलबन ने अपने दरबार में नवरोज वार्षिक त्योहार मनाना प्रारंभ किया। ये देखिए और भी कम बना, जैसे कि दशहरा भी बढ़िया मनाता था, होली भी मनाता था, इसके दरबार में होली भी मनाई जाती है। तो ये जो है ये थोड़ा अपने आप को ये एक धार्मिक सिस्टम दिखाना चाह रहा है। तो ये अपने दरबार में होली भी मनाता था, दशहरा मेले का कार्यक्रम भी रखता था, नवरोज इसने मनाना प्रारंभ किया जो कि वार्षिक त्योहार था। अगला पॉइंट देखिए, इसने झरोखा दर्शन की प्रथा पालन की। इसने झरोखा दर्शन की प्रथा पालन की। ठीक है, एक पॉइंट लिखिए, इसने अधिक उम्र के सैनिकों को इसने अधिक उम्र के सैनिकों को सेवानिवृत्त करके उन्हें पेंशन देना प्रारंभ किया। अधिक उम्र के सैनिकों को सेवानिवृत्त करके उन्हें पेंशन देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट, बलबन ने एक मजबूत गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की, ताकि इसको पता चलता रहे कि कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर रहा। इसने षड्यंत्रों षड्यंत्रों के पता लगाने के लिए गुप्तचर विभाग। ठीक है, ये अपने धर्म के प्रति काफी मतलब ये भी धार्मिक प्रति का ही कह सकते हैं कि धर्म के प्रति अपने इस्लाम धर्म के लिए बहुत आस्था रखता था। दिन में 5 बार की नमाज पढ़ता था। खुतबा भी इसने अपने नाम में खुतबे भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। यानी इसने खुतबा में अल्लाह के नाम के साथ इसने अपना नाम भी जोड़ दिया। मैं खुद नमाज पढ़ रहा था, खुतबा भी इसने जब पढ़वाया तो उसने भी अल्लाह के साथ साथ अपना नाम भी अ, शामिल कर दिया कि शासक का भी नाम लिया जाएगा, अल्लाह का नाम लिया जाएगा, फिर खलीफा का नाम लिया जाएगा, उसके बाद सुल्तान का नाम लिया जाएगा। तो ये इसने प्रक्रिया बना दी कि जब भी नमाज पढ़ी जाएगी तो पहले अल्लाह, फिर खलीफा और फिर सुल्तान, इन तीनों का नाम लिया जाएगा। ठीक है, नोट डालने एक पॉइंट दीजिए, बलबन ने बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से रक्षा हेतु, नोट डाल के लिखना है, बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से रक्षा हेतु गोपालगिरी में गोपालगिरी गोपालगिरी में एक दुर्ग का निर्माण। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से रक्षा हेतु एक दुर्ग का गोपालगिरी में दुर्ग का निर्माण करवाया। देखिए, 86 में बलबन की मृत्यु होती है। 87 में ही इसके बाद शासक बनता है कैकुबा। तो देख लीजिए, बलबन की मृत्यु के पश्चात बलबन की मृत्यु के पश्चात 1287 से लेकर के 1290 तक 1287 से लेकर के 1290 तक में कैकुबा तथा च्यूमर्स तथा कैकुबा शासक रहे। बलबन के मृत्यु के पश्चात 1287 से 1290 तक कैकुबा तथा च्यूमर्स का है च्यूमर्स शासक रहे। ठीक है, अब देखिए, ये तो कंप्लीट हो गया गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो गया। अगला जो वंश
वो है खिलजी वंश। खिलजी वंश। खिलजी वंश माना जाता है कि 1229 से लेकर के और 1320 तक चला। खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। आप बता लीजिए। ठीक है। तो अगला कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1290 से लेकर के और 1296 से लेकर के 1296 तक। देखिए, जिस समय जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, उस समय जलालुद्दीन खिलजी लगभग 70 वर्ष हो चुका था। अब चूंकि 70 वर्ष हो चुका था, तो इसने अपने आप को एक दयालु शासक के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। ये अपने आप को रक्षता से दूर रखना चाहता था। इसने कहा कि मैं एक बिल्कुल सहिष्णु शासक के रूप में शासन करूंगा। ठीक है, तो 1290 में एक गद्दी पर बैठ गया। एक अपने आप को रक्तपात से दूर रखना चाहता था। अब देखिए, 1290 में ये शासन पर बैठा। इसके शासन पर बैठने के 2 साल बाद, हाँ, 2 साल बाद ही लगभग 1292 में इसका एक भतीजा, इसका नाम था मलिक छज्जू। नाम था मलिक छज्जू, जो कि कड़ा का जागीरदार था। तो इसके शासन पर बैठने के दूसरे वर्ष के 2 वर्ष बाद ही मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया। बहरहाल इसने उस विद्रोह को दबाया। मलिक छज्जू ने माफी मांगी, इसने मलिक छज्जू को माफ कर दिया। यानी कि इसने अपने दौरान, अपने समय में इसने, जब से शासक बना, इसने काफी ज्यादा इसने दयालुता का परिचय दिया, है ना, रक्तपात से अपने को दूर रखा। सिर्फ इसका एक ही अपवाद दिखाई देता है हमको, और वो अपवाद है कि इसने एक फकीर, या मैं कहता हूं एक फकीरी मान सकते हैं, मौलाना थे, जिनका नाम था सिदी मौला। ठीक है, एक पीर थे, मौलाना थे सीदी मौला। उन सीदी मौला को इसने केवल संदेह के आधार पर फांसी दे दी। संदेह ये था कि ये इनके खिलाफ के जो षड्यंत्रकारी हैं, जलालुद्दीन के जो खिलाफ जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, विरोधी हैं, उन विरोधियों को ये जो सीदी मौला है, ये अपना संरक्षण दे रहे हैं। तो महज इस संदेह के आधार पर ही जलालुद्दीन खिलजी ने सीदी मौला की हत्या करवा दी। तो और बाकी कोई भी केस नहीं दिखाई देता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने कहीं पर भी बहुत ज्यादा क्रूरता वगैरह दिखाई है। लेकिन सिर्फ ये सीदी मौला का जो केस है, ये एक अफवाह है। तो 1290 से लेकर के 96 तक जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर रहता है। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी इस गद्दी पर बैठ जाता है ना। तो अगला शासक लिख लीजिए, जलाल अलाउद्दीन खिलजी। अगला शासक अलाउद्दीन खिलजी। तो ये कहा यह जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन को भिलसा का अभियान करने का आदेश दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा का अभियान किया। उस भिलसा के अभियान में अलाउद्दीन खिलजी को काफी अच्छी विजय प्राप्त हुई। काफी ज्यादा इसमें वहां से लूट का माल प्राप्त हुआ। तो इससे अलाउद्दीन खिलजी बहुत उत्साहित हो गया, और उसने बिना अपने चाचा की परमिशन लिए, इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी भी, जलालुद्दीन का, तो बिना जलालुद्दीन की इजाजत लिए अलाउद्दीन खिलजी चला गया देवगिरी। और देवगिरी को उसने जीत लिया। वहां से काफी ज्यादा धन संपत्ति लूट के लिए गया। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी के पास से नहीं गया। सीधे जलालुद्दीन खिलजी काफी ज्यादा आगे, और अलाउद्दीन को इस बात का अलाउद्दीन को कि जलालुद्दीन तो उससे पहले ही अलाउद्दीन ने ही जन्म रखते जलालुद्दीन अपने और बादशाह अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के और 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। और 1316
ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसत था। अली गुरसत। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसत था। अली गुरसत। शाह सिटी वाला, फिर आदो शाह, फिर पाक। अली गुरसत तो था। इसने देवगिरी अभियान के पश्चात इसने देवगिरी अभियान के पश्चात कड़ा के क्षेत्र में इसने देवगिरी अभियान के पश्चात कड़ा के क्षेत्र में जलालुद्दीन की हत्या करके, कड़ा के क्षेत्र में जलालुद्दीन की हत्या करके जुलाई 1296 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया। जुलाई 1296 में अपना पहली बार राज्याभिषेक। ठीक है, वही बात है कि अपना भी जुलाई 1996 में पहली बार राज्याभिषेक करा दिया। तथा तथा अक्टूबर 1996 में, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, तथा अक्टूबर 1996 में इसने दिल्ली में अपना दूसरी बार राज्याभिषेक कराया। तो पहली बार करा में जलालुद्दीन कहता है कि वहीं पर राज्याभिषेक कर लिया, अपने आप को राजा घोषित कर दिया, और दूसरी बार विधिवत इसने दिल्ली में जाकर के अपना राज्याभिषेक कराया। ठीक है, और दूसरी बार इसने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया। ठीक, ओके। अच्छा, अब अलाउद्दीन ने जिस राजत्व के सिद्धांत का पालन किया, तो इसने जिस राजत्व के सिद्धांत का पालन किया, तो इसने देखा जाए तो इसने 3 राजत्व के सिद्धांतों का पालन किया, यानी कि अपना जो शासन है उसको मजबूत रखने के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए इसने 3 राजत्व के सिद्धांतों का पालन किया। जैसे पहला था निरंकुशता। इसका मानना था कि जो शासन है वो निरंकुशता के दम पर ही चला जा सकता है, यानी कि इसने निरंकुशता की नीति का पालन किया। दूसरा कहा कि जो धर्म है वो धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए, यानी कि इसने धर्म को धर्म और राजनीति के पृथक्करणता के सिद्धांत पर ध्यान दिया। इसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो पहला हो गया निरंकुशता, दूसरा हो गया धर्म का राजनीति से पृथक्करण, और तीसरा साम्राज्यवाद, यानी कि इसने अपना जो साम्राज्य है उसके विस्तार करने का हमेशा प्रयास किया। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व का सिद्धांत बताइए। तो 3 राजत्व के सिद्धांत किसने पालन किया? पहला निरंकुशता, दूसरा साम्राज्यवाद, तीसरा धर्म का राजनीति से पृथक। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या अलाउद्दीन के बारे में, कि अलाउद्दीन ने बाजार स्टेबिलिटी के लिए काम किया, यानी कि बाजार का इसे नियंत्रण किया, मार्केट कंट्रोल किया। अब मार्केट कंट्रोल कैसे? इसने देखा कि सिपाहियों को जो भी सैलरी दी जा रही है वो सिपाहियों को कम पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि बाजार में महंगाई बढ़ जाती है, तो फिर उसकी वजह से जो सिपाही है वो यहाँ वहाँ भ्रष्टाचार करने लगते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ वहां से पैसा जुगाड़ करने की कोशिश कर जाते हैं। तो उसने कहा कि अगर मान लीजिए मैं सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा कि मार्केट में और ज्यादा सैलरी आ जाएगी, और ज्यादा मतलब मनी का फ्लो हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, तो फिर इन्फ्लेशन और आएगा, महंगाई और बढ़ेगी। तो उसने कहा ये समस्या का समाधान नहीं है सैलरी बढ़ाना। उसने क्या किया? उसने बाजार को कंट्रोल करने का प्रयास किया। तो एग्जाम पूछा जाता है कि पहली बार बाजार नियंत्रण का प्रयास किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। वो मार्केट गया, हर एक वस्तु की कीमत उसने निर्धारित कर दी। अब कोई भी दुकानदार उस वस्तु को उस कीमत से अधिक पर नहीं बेच सकता। अगर कोई बेचने का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उसको सजा दी जाए, देने का प्रावधान कर दिया गया है। तो पहला चीज, इसने बाजार का नियंत्रण किया, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा इसने क्या किया? इसने अपने जो सैनिक है उन सैनिकों का एक आइडेंटिटी उसने नोट करनी चालू कर दी। ठीक है, तो उसने जो है हुलिया और दाग की प्रथा भी इसने भी चलाई, हुलिया और दाग की प्रथा भी चलाई। बाजार नियंत्रण करने का प्रयास किया इसने। जो सैनिक हैं तो इसने अब पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने एक मतलब जैसे कि अगर हम वर्तमान में देखें तो जैसा एक आर्मी सिस्टम है पूरा, कि हमेशा वो अपॉइंट रहेगी आर्मी, ठीक है, भले ही वॉर हो रहा हो या ना हो रहा हो।
तो ऐसे इसने एक सेना का गठन किया। अभी तक जो सेनाएं होती थी वो क्या होती थी कि जब युद्ध का समय होता था तो अचानक से अपॉइंटमेंट कर लिया जाता था और युद्ध के बाद उनको फिर से रिलीज कर दिया जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्रॉपर वे में एक सेना का गठन किया और उनको अब मंथली वाइज सैलरी देना चालू कर दिया उसने। एक स्थायी सेना रहेगी, युद्ध हो या ना हो वो सेना रहेगी और उनको सैलरी प्रॉपर वे में मिलती रहेगी। तो उसके हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए। अच्छा हाँ, एक चीज इसने और किया, इसने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जो कृषि का उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसने जो भी जागीर जमीनें थी, जो पहले के राजाओं ने अधिकारियों को या सैनिकों को जागीर में जमीनें दी थी। मैंने आपको बताया था कि उस समय नगर विवेचन नहीं दिया जाता था, जमीनें दे दी जाती थी। तो अलाउद्दीन ने उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसने इन जागीर जमीनों को खालसा भूमियों में कन्वर्ट करना पड़ा। तो खालसा भूमि मतलब होती है सरकारी जमीन। तो उसने उन जागीर भूमियों को उसने वापस से लेकर के और उसको खालसा यानी सरकारी भूमि में कन्वर्ट कर दिया। खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दी। अब ऐसे किसान जिनके पास जमीनें थी उन किसानों को पट्टे में वो जमीन दे दी जाती थी और वो किसान उन पर एग्रीकल्चर करते थे जिससे प्रोडक्शन होता था। ठीक है। ठीक है। हाँ, एक अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन तुर्की सरदारों द्वारा आयोजित दावतों पर प्रतिबंध लगा दिया। अलाउद्दीन ने तुर्की सरदारों द्वारा आयोजित जो तुर्की सरदार थे वो खिलजी वंश के खिलाफ हमेशा वो लगे रहते थे षड्यंत्र करने में। तो इसने कहा जो तुर्की सरदार हैं ये आयोजन करते हैं इस तरीके से संगठनों का और एक जगह गैदरिंग करते हैं और फिर ये शासन के खिलाफ षड्यंत्र करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें कहा कि जो सामूहिक भोज जो करा रहे हैं, इस तरह के जो आयोजन करा है ये सब आयोजन बंद होना चाहिए। तो अलाउद्दीन ने तुर्की सरदारों द्वारा आयोजित दावतों आज का आज का दावतों दावतों आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। दावतों आदि पर प्रतिबंध लगा दिया तथा तथा मद्यपान निषेध कर दिया। तो मद्यपान निषेध, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो चाचा है जलालुद्दीन खिलजी, ये मंगोलों को संरक्षण देता था। तो मंगोल और जलालुद्दीन खिलजी इनके बीच संबंध अच्छे थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी जो कि मंगोलों को अपना संरक्षण दे रहा था। तो इस बात पे मंगोल अलाउद्दीन खिलजी से काफी ज्यादा रुष्ट थे और यही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों ने सबसे ज्यादा बार भारत पर आक्रमण किया, 6 बार। हाँ, तो ये भी पढ़ लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही मंगोलों ने सर्वाधिक 6 बार भारत पर आक्रमण किया। मंगोलों ने सर्वाधिक 6 बार भारत पर आक्रमण किया। ठीक है। अब इसी समय अलाउद्दीन के समय ही एक और व्यक्ति का जिक्र मिलता है, मलिक काफूर का। है ना? तो अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात अभियान में था तो वहीं पर अनिलवाड़ा के क्षेत्र में इसको एक व्यक्ति दिखाई देता है, एक व्यक्ति के दास एक मिलता है मलिक काफूर जो कि बिकने के लिए आया था। अलाउद्दीन खिलजी को बहुत पसंद आ गया उसको और अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को खरीद लिया। ठीक है। अच्छा, मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने क्योंकि 1000 दिनार देकर खरीदा, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी मिला। अब मालिक जो काफूर है इसकी जो राजनीतिक समझ है ना, उन सबसे अलाउद्दीन बहुत ज्यादा प्रभावित था और यही कारण है कि मलिक काफूर को बहुत जल्द ही साम्राज्य में एक बहुत ही ऊंचा पद मिल गया और इसको दक्षिण भारत के अभियान का कमांडर भी बना दिया गया। यानी कि अलाउद्दीन ने जब दक्षिण भारत का अभियान का कार्य प्रारंभ कराया तो उसने मलिक काफूर को ही
नेतृत्व प्रदान कर दिया। मलिक काफूर को ही कमांडर बना दिया और मलिक काफूर के नेतृत्व में ही दक्षिण भारत का अभियान भी चलाया गया। तभी के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नियंत्रण में दक्षिण भारत का अभियान प्रारंभ कराया। दक्षिण भारत का अभियान प्रारंभ कराया। ठीक है, और वो जरूर लिख लेना कि इसने दाग और हल्दीगुलिया प्रथा प्रारंभ किया। दाग प्रथा क्या होता है? दाग प्रथा होता है जो घोड़े हैं, घोड़ों में मोहर लगाना, है ना, घोड़ों को दागना। तो अब जो साम्राज्य की एक मोहर होती थी, उसको गर्म करके, उसको गर्म करके घोड़ों पर लगा दिया था, जिससे कि पहचान बन जाए कि ये घोड़े साम्राज्य के। भाई इस युद्ध में हमारे जो घोड़े थे, अब इनने अच्छी नस्लों के घोड़े मंगाए हुए हैं, तो वहां जाके घोड़े मैच ना हो, तो घोड़े जो है मिक्स ना हो जाए, पता ना चले कि कौन हमारे हैं कौन दूसरे के हैं। तो इसलिए अपने जो अच्छी किस्म के घोड़े हैं, उन घोड़ों का पहचान रखने के लिए उन पर दाग लगा दिया गया। ठीक है, थप्पा टाइप में लगा दिया गया। तो इसको कहा गया दाग प्रथा। और ये प्रथा क्या है? हुरिया प्रथा जो भी सैनिक होते थे, उन सैनिकों का पूरा आइडेंटिटी लिखी जाती है ना, कि किस सैनिक के पास कौन सा नंबर का घोड़ा है, ये सारी चीजें सैनिक के जो पर्सनलिटी है वो सब कुछ नोट किया जाता था। तो और साथ ही साथ हाँ, हुलिया प्रथा में ये है कि अलाउद्दीन ने कहा कि जो भी सैनिक है उन सैनिकों को प्रॉपर वे में एक ड्रेस कोड दिया जाएगा, और वही ड्रेस कोड ही सैनिक को पहनना है। अभी तक तो कोई भी ड्रेस कोड था नहीं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो सेना है उस पर बहुत ज्यादा अमेंडमेंट किया, बहुत सुधार किया सेना में। सेना को नगद वेतन देना चालू कर दिया, मैंने आपको बताया था, नगद वेतन देना चालू कर दिया। सेना के जो घोड़े हैं वो दागे गए, सेना के जो जवान है उनका हुलिया लिखा गया। साथ ही साथ उनको एक ड्रेस कोड दिया गया, उनको वर्दी दी गई, और अब सभी सैनिकों को उस वर्दी को ही पहनना होगा, जिससे कि पता चल जाएगा कि कौन सा घोड़ा और कौन सा सैनिक खिलजी वंश का है ना। मैंने आपको बताया कि बाजार को भी कंट्रोल किया इसने, ताकि महंगाई कंट्रोल रहे, और महंगाई कंट्रोल रहेगी तो जो भी अराजकता वाली चीजें हैं वो सब नहीं ज्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, इसने सराय वगैरह की भी स्थापना की, भू राजस्व का भी स्थापना की। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर रहा। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात मुबारक खिलजी शासक बना। लिख लीजिए नेक्स्ट शासक मुबारक खिलजी, 1316 से लेकर 1320। मुबारक खिलजी 1316 से 1320। देखिए, इसके अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम समय में 1316 ईस्वी के आसपास अलाउद्दीन खिलजी गंभीर रूप से बीमार हो गया, और जब गंभीर रूप से बीमार हो गया तो मलिक काफूर ने क्या किया, अलाउद्दीन को उसके ही घर में नजरबंद कर दिया। ठीक है, मलिक काफूर जो देश का विश्वास पाता था, अलाउद्दीन खिलजी को नजरबंद कर दिया, वहीं पर किले भी कैद करा दिया। और कहा जाता है कि मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी को स्लो पॉइजन देकर, धीरे धीरे जहर दे करके अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। और मलिक काफूर अब शासक बनना चाहता था, वो पूरी शासन अपने हाथों में लेना चाहता था। तो मलिक काफूर कुछ ये भी इतिहास में दर्ज है कि मलिक काफूर 36 दिनों के लिए शासक बना, है ना। तो मलिक काफूर भी शासक बना दिल्ली सल्तनत का, लेकिन 36 दिनों के लिए। लेकिन इस 36 दिनों में इसने पूरे के पूरे दिल्ली में, पूरे के पूरे अपने साम्राज्य में उसने बहुत ज्यादा अफरा मचा दी, है ना। बहुत ज्यादा इसने बर्बरता दिखाई, बहुत रक्तपात किया, बहुत लूटपाट की, है ना। तो मलिक का अभी 36 दिनों में इसने इतनी ज्यादा अराजकता फैला दी, इससे सब भयभीत हो गए, तो सभी इसके अगेंस्ट हो गए। और इसी का फायदा उठा करके ही मुबारक खिलजी ने एक दिन रात में सोते वक्त मलिक काफूर की हत्या कर दी, और मुबारक खिलजी अब खिलजी वंश का शासक बन गया। तो मुबारक 1316 से लेकर के 1320 तक। ठीक है, लेकिन मुबारक खिलजी जैसे ही गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठते ही इसने कुछ वो काम किए जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बैन कर दिए थे। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने मद्यपान निषेध कर दिया था, उसने मद्यपान को वापस चालू कर दिया। उसने क्या किया था कि जो खाल उसने सारी जो जागीर भूमि है वो खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया था, इसने फिर से जागीर देना चालू कर दिया। उसने किसानों को नगद वेतन देना चालू किया, इसने नगद वेतन फिर बंद कर दिया, है ना। तो जो उसने मार्केट पॉलिसी जो लेकर के आया था, बाजार नियंत्रण, इसने बाजार नियंत्रण को भी समाप्त कर दिया। तो इसने उसके बहुत सारे कामों को इसने अंडू किया। लेकिन इसके समय में मंगोलों का आक्रमण एक भी बार नहीं हुआ। ये चीज ध्यान रखना, मुबारक खिलजी के समय में एक बार मंगोलों का आक्रमण नहीं हुआ।
चलिए अब अगला वंश आता है तुगलक वंश। खिलजी वंश हो गया, अगला वंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना कब होती है? 1320 से लेकर के 1320 में स्थापना हुई, 1414 तक चला तुगलक वंश। इसका फाउंडर है गयासुद्दीन तुगलक। फाउंडर संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, लिख लीजिए गयासुद्दीन तुगलक इसका फाउंडर है। 1320 से लेकर के 1325 तक रहा, 5 गयासुद्दीन तुगलक का फाउंडर संस्थापक है, 1320 से 1325 तक रहा। गयासुद्दीन का ही नाम गाजी मलिक था, इसको भी लिख लीजिए गयासुद्दीन का ही नाम गाजी मलिक। ठीक, अब देखिए 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है, और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद ही अगला शासक बन जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद हाँ, तो इसकी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में हुई, और 1325 में मृत्यु होते ही अगला शासक बन गया मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला शासक बन गया मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से लेकर के और 1359 तक शासक रहा। गयासुद्दीन तुगलक 1325 से लेकर के 1359 तक शासक रहा। इस गयासुद्दीन तुगलक को पागल शासक भी कहा जाता है। अच्छा, इस काफी पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन समस्या इसके साथ क्या थी कि इसने जो भी सुधार करने के प्रयास किए सब इसके अगेंस्ट चले गए ना, सब फेल हो गए। इसने टोकन मनी लेकर किया, टोकन मनी फेल हो गया। इसने राजधानी का ट्रांसफर करना चाहा, वो फेल हो गया। तो इसने जो भी सुधार करने के प्रयास किए, ये सारे के सारे सुधार इसके फेल मार गए, और इस कारण इसको पागल शासक, पागल शासक लोग इसको इसलिए कहते थे क्योंकि ये जो भी काम करता था, ये उसमें ये नहीं सोचता था कि जनता को क्या समस्या हो सकती है, इसको जो भी मन में आया तुरंत कर देता था। तो अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी बहुत चीजें हैं बताने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये, समय के अभाव के कारण में इसको बताया नहीं जा सकता। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगला शासक बना फिरोज शाह तुगलक। शासक कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। अच्छा सॉरी, 1325 से लेके 1351 तक मोहम्मद बिन 51, मैंने शायद 57 बोल दिया, आई थिंक, उसको जरा ध्यान नोट कर सही कर लेना। 1325 से लेके 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक। 1351 में बनता फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1414 तक रहेगा। ठीक है, बस सॉरी। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए, इसके बाद की जो भी चीजें हैं हो सकता है कल मैं इसको कवर करा दूंगा, तो अब ये समय खत्म हो रहा है, क्योंकि अब इसके जस्ट बाद आपकी साइंस की भी क्लास है, तो 10 मिनट बाद आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट होगी। तो अपने समय पर आप फिर से आ जाइएगा। उसकी जो क्लासरूम आईडी है वो आपको एक बार और शेयर कर देंगे हम लोग। तो आप 10 मिनट बाद, अच्छा कल ही शेयर हो गई है, तो क्लासरूम आईडी साइंस की कल शेयर हो चुकी है, तो उस क्लासरूम आईडी से साइंस की क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। 10 मिनट बाद साइंस आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।